और आज चुनावी संवाद जनादेश 2024 के अवसर पर हम आपका स्वागत अभिनंदन फूलों के साथ कर रहे हैं। राकेश कुमार जी से सादर आग्रह होगा, तालियां भी आपकी ओर से हो। स्वागत स्वरूप पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं चुनावी संवाद जनादेश 2024 के अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्थान ग्रहण करें महोदय। और अब मैं राकेश कुमार जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया संवाद स्थापित करें। नमस्कार, चुनावी संवाद के इस मंच पर एक बार फिर मैं हाजिर हूं, राकेश कुमार। और हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर। चंपई सोरेन सरकार के सबसे मजबूत सिपाही माने जाते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और विपक्ष जब भी आरोपों का गेंद उछालता है तो शानदार किक मारते हैं। मिथिलेश जी, आपका स्वागत है मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश जी, मेरा सीधा सवाल है कि आप चूंकि पलामू प्रमंडल से आते हैं और ये जो जमीन है पलामू प्रमंडल की, राजनीतिक तौर पर ये जमीन आपसे पहले जेएमएम की कभी रही नहीं, लेकिन आपके आने के बाद थोड़ी पॉसिबिलिटीज बढ़ी है। आप कैसे देख रहे हैं पलामू प्रमंडल के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को? ऐसी बात नहीं है, मैं सहमत नहीं हूं आपकी बात से कि पलामू प्रमंडल झारखंड मुक्ति मोर्चा की जमीन नहीं रही है। उतनी उपजाऊ जमीन नहीं रही जितनी संथाल और कोलान है। तो शायद आपको ये जानकारी हो, मुझे लगता है कि आप जानते होंगे कि 2009 में पलामू से हमारे पलामू लोकसभा से हमारे सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा से हुए, तो बिना जमीनी पकड़ के, बिना आधार के एक लोकसभा का चुनाव जीतना कभी कतई संभव नहीं लगता है। हाँ, जितनी पकड़, मैं कहूंगा कि जितनी संथाल में, कोल्हान में, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर में अगर झारखंड राज्य की बात की जाए तो वहां से थोड़ी कम वहां पकड़ थी। लेकिन आज जो स्थितियां बनी हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जमीनी पकड़ संथाल में है, कोल्हान में है, उससे कहीं ज्यादा मैं कहूंगा कि आज पलामू प्रमंडल में। तो ये आपके गढ़वा से चुनाव जीतने के बाद इसकी पॉसिबिलिटीज और बढ़ी? ऐसी बात नहीं है। गढ़वा से चुनाव जीतना, चुनावी मैदान में चुनाव में दंगल मार लेना, ये बड़ी बात नहीं होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीतियों सिद्धांतों और सबसे बड़ी बात कि जो जनाधार पलामू प्रमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बढ़ा है, वो 2019 में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी गठबंधन की सरकार का जो गठन हुआ और अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके सरकार की योजनाएं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में योजनाएं लागू की जाने लगी, जिसका सीधा सीधा लाभ अंतिम छोर में बसे जो जरूरतमंद लोग थे, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, ऊंची जाति के गरीब लोग, उनको उनका सीधा सीधा लाभ मिलने लगा। रोटी, कपड़ा, मकान, आधारभूत संरचना में तेजी से विकास होने लगा। इसका परिणाम था कि लोग बहुत तेजी से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर आकर्षित हुए और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी मजबूत है पलामू प्रमंडल में। मिथिलेश जी, वहीं से एक सवाल और आता है कि जेएमएम की जो पहचान रही है वो आदिवासी वोटरों के बीच, आदिवासी पॉलिटिक्स के बीच ही रही है। और लेकिन जब आप जैसे लोग पलामू से जीत कर आते हैं तो एक जो परसेप्शन था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो अब थोड़ा बदला है। अब ये लग रहा है कि ये जो पार्टी है ये सिर्फ एक वर्ग विशेष की नहीं रही, अब ये पार्टी का विस्तार हो रहा है। देखिए, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की पार्टी है, ऐसी बात नहीं है। एक परसेप्शन तो यही है ना, कोई ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जन जन की पार्टी है और एक बाहरी भीतरी की भी बात की जाती है, तो मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। झारखंड में रहने वाले जो लोग हैं जी, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, बंगाल के हों या अन्य किसी भी राज्य के, गुजरात के लोग भी हैं यहाँ, महाराष्ट्र के लोग भी हैं यहाँ, राजस्थान के लोग भी हैं यहाँ, सभी का सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है। मैं भी बिहार से आता हूं, ये मैं बहुत गर्व से स्वीकार करता हूं। 1954 से
हमारे पिता यहाँ सरकारी सेवा में आए, हमारा जन्म कर्म सब कुछ झारखंड में। 1952 में हमारे पिता यहाँ आए थे। एक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड के यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों के हितों अधिकारों की जब बात करती है तो कुछ लोगों को यह नागवार गुजरता है। जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनको यह नागवार गुजरता है, क्योंकि जबकि इस राज्य का निर्माण, जो विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने इस राज्य का निर्माण करवाया, हमारे प्रधानमंत्री ने इस राज्य का निर्माण, बिल्कुल। तो इस राज्य के निर्माण का क्या उद्देश्य था? इस राज्य के निर्माण का उद्देश्य था कि यहां के मूलवासियों को, यहां के आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिल सके। तो आपकी 4.5 साल की जो पूर्ववर्ती सरकार रही हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली, उसमें क्या ये हक और अधिकार यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों को आप लोग दे पाए कुछ हद तक? हम लोगों ने तो जो प्रयास किया वो आपसे भी छिपा हुआ नहीं। हम लोगों ने 1932 आधारित खतियानी नीति, जो यहाँ 32 का खतियान जिनका है उनको हम लोगों ने स्थानीय चिन्हित करने के लिए विधानसभा से हम लोगों ने प्रस्ताव पारित करवा के महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजा। वो बार बार अस्वीकृत होकर वहां से लौटा दिया गया, और उसमें कहीं से भी किसी वर्ग के हक अधिकार पर कोई कुठाराघात नहीं था, चाहे वो गुजरात के लोग हों, चाहे बंगाल के लोग हों, बिहार के लोग हों। उसमें सिर्फ यही प्रावधान किया गया था कि जो यहाँ के मूलवासी होंगे, खतियानी होंगे, 1932 के खतियानी होंगे। उसके बाद भी सर्वे सेटलमेंट हुआ है बहुत जगह, 62 में भी हुआ है सर्वे सेटलमेंट, और भी हुए हैं सर्वे सेटलमेंट। तो जो यहाँ के खतियानी होंगे, मूल खतियानी, उनको सिर्फ तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, उनका अधिकार होगा। तो इसको गलत तरह से जनता के बीच इसको प्रस्तुत किया गया कि बाहरी लोगों को यहां से हटा दिया जाएगा, बाहरी लोगों को झारखंड में नहीं रहने दिया जाएगा। अगर ये गलत है, कहीं से भी कोई भी इस बात को कहता है कि चाहे हमारे भाजपा के साथी हों, चाहे और भी हमारे कोई भी विपक्ष के लोग हों, चाहे झापा के लोग हों, अगर ये कहता है कि यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों को उनका हक अधिकार दिलाना अगर गलत है, तब तो फिर इसका कोई जवाब नहीं है। तो राजभवन ने ये बिल लौटा दिया, तो क्या मंशा सही नहीं है क्या राजभवन की, या फिर कहीं के इशारे पर राजभवन काम कर रहा है? अगर ये बिल लौट गया, आपने विधानसभा से पास करके भेजा, अगर वो लौटा दिया गया, तो क्या मंशा स्पष्ट नहीं है राजभवन की? देखिए, मंशा स्पष्ट अगर रहती तो उसमें जो त्रुटियां थी उनको, उन त्रुटियों को स्पष्ट करके उसमें सुधार करके भेजने का वहां से महामहिम राज्यपाल महोदय के यहां से फिर से उसको मांगा जाता। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। और जहां लौटना चाहिए था, जो जिस प्रॉपर चैनल पर लौटना चाहिए था, वहां नहीं लौटा कर कहीं और लौटाया गया ताकि ये ठंडे बस्ते में जा सके। तो ये निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से राजभवन भी कहीं ना कहीं से दबाव में काम करता है, क्योंकि इसमें कहीं से कोई तरह की ऐसा प्रस्ताव नहीं था जिससे किसी वर्ग को कोई नुकसान हो। मिथिलेश जी, अब सीधे चुनाव पे आते हैं, क्योंकि चुनाव सामने है और आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। 5 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी गठबंधन के साथियों के साथ आपको कदम ताल करके चलना है। इस बार नारा है 400 पार, अकेले बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। ये नारे में कितना दम लगता है मिथिलेश ठाकुर जी को? देखिए, इसका जवाब तो ये होगा कि अगर हम खुद से ईवीएम का बटन दबाकर हम खुद से, अगर ऐसा कोई प्रावधान होता कि खुद से हम अपने 400 उम्मीदवार जिताने का हमारा ये तो जनता के हाथ में, ये सब कुछ आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता को जनार्दन कहा गया है। जनता तो कहीं नहीं कह रही है 400 पार। अब जो लोग कह रहे हैं 400 पार, वो किस आधार पर कर रहे हैं 400 पार की बात, ये भी समझ से परे है। वो लोग 2014-2019 के आधार पे कह रहे हैं। 10 वर्षों में जनता को क्या मिला, जनता आकलन कर रही है बहुत अच्छी तरह से। किन मुद्दों पर 2014 में और 2019 में जनता ने सरकार गठन करवाया था, केंद्र की सरकार बनवाई थी। जनता भी उसका हिसाब किताब जोड़ रही है और हमें लगता है कि 2024 में
जब वो लोग जाएंगे जनता के भी, तो जनता हिसाब जरूर मांगेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जो प्रावधान है, लोकतंत्र में अपने वोट से जनप्रतिनिधि बनाने का जो प्रावधान है, वो प्रावधान इसलिए किया गया है कि जनता को उनका हक अधिकार मिले, उनके गांव टोले पंचायत क्षेत्र का विकास हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे राज्य को नहीं, पूरे देश में ऐसा कोई काम नहीं हुआ, चाहे वो किसानों के हित की बात हो, चाहे मजदूरों के हित की बात हो, छात्रों के हित की बात हो, किसी वर्ग के लिए कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके आधार पर कह सके कि आप हमें वोट दीजिए। अगर ये बात है कहीं से कि हम लोगों को जाति धर्म के नाम पर बांटकर हमें वोट लेना है, तब तो फिर उसका कोई जवाब नहीं। और अब वो भी पूरी तरह से, मैंने एक कहावत है कि काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, तो अब वो काट की हाड़ी पूरी तरह से टूट फूट चुकी है, मैं कहूंगा। अब जनता अपने हक अधिकार की बात पर वोट करेगी, जनता अपने क्षेत्र के विकास की बात पर वोट करेगी। और हम कभी नहीं कहते हैं ये बात, जो लोग कहते हैं 400 पार की बात, उनमें कहीं ना कहीं से जरूर अहंकार उनमें समा गया है। और आप देखेंगे कि बहुत अब कम समय बचा हुआ है, 2 महीने भी पूरी तरह से, जो चुनाव के परिणाम आने में 2 महीने से भी कम समय बचे हुए हैं, और जब परिणाम आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि परिणाम काफी विपरीत होंगे। नहीं, 2014 में जो नारा था, बदलाव का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2019 की बात करें तो दुश्मन के घर में अटैक हुआ, पुलवामा हुआ, उसमें बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें लेकर आई, और इस बार कहा जा रहा है कि भगवान राम का साथ है। तो आपको लगता है कि राम जी नैया पार करा देंगे बीजेपी का? देखिए, जो लोग कांग्रेस में हैं, जो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं, जो लोग राष्ट्रीय जनता या विपक्ष के हैं, पूरा विपक्ष, कौन ऐसा विपक्ष का लोग है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर श्रद्धा नहीं रखता हो? लेकिन अगर भगवान के नाम पर, भगवान राम के नाम पर अगर वोट लेने की बात हो, तब तो जो लोकतंत्र में कहीं इस तरह का, या हमारे संविधान में कहीं इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है कि आप जनता के बीच जाइए, भगवान के नाम पर वोट मांगिए। वोट तो जनता को हक अधिकार दिलाने के नाम पर होता है, वोट तो होता है विकास के नाम पर। भगवान राम में हम जितनी आस्था रखते हैं, जितना विश्वास, हमारे पूर्वज, आज तो 10 साल से जय श्री राम चल रहा है, हमारे पूर्वज आज, चाहे जो लोग आज करते हैं कि भगवान राम को हम लाए हैं, रामलला को लाए हैं, तो क्या उनके पूर्वज, दादा प्रदादा क्या भगवान राम को नहीं मानते थे? आपका तो चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। हाँ, हमारा तो चुनाव चिन्ह तीर धनुष है, जो राम भगवान का अस्त्र हुआ करता था। और बड़ी बात, मुझे तो दुख इस बात का होता है कि एक राजनीतिक दल से जुड़े होने से अगर हम अपने आप को एक न्यूट्रल, एक आम नागरिक के रूप में अगर देखें, तो आज हमारा लोकतंत्र कहां जा रहा है, इस पर विचार करना चाहिए लोगों को, हमारे हर वर्ग के लोगों को विचार करना चाहिए, खास करके बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को, कि लोकतंत्र की परिभाषा बदली जा रही है। लोकतंत्र में पूरी तरह से विकास के नाम पर हम जनता के बीच जाने का प्रावधान है, हक अधिकार के नाम पर जनता के बीच जाने का वो दूर, तो अब हमसे बहुत दूर हुआ जा रहा है। अब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, तो ये पूरी तरह से मैं कहूंगा कि अच्छा संकेत नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के लिए खतरा होगा, और आने वाली पीढ़ियां जो है वो इसके शिकार हो। तो आप समझा भी तो नहीं पा रहे लोगों को, आपके पास मुद्दे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप लोग पैकेजिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आप एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कर पा रहे, लोगों तक आपका संवाद नहीं पहुंच पा रहा है। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, और जहां मुद्दों की बात होगी वहां विपक्ष पूरी तरह से, हम कहेंगे कि धराशायी हो जाएगा। अगर मुद्दों पर अगर वोट हो तो एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे इन लोगों को। हम लोगों ने जो ये एक माइलस्टोन स्थापित किया है इन 4 वर्षों में झारखंड में,
19 वर्ष पर यह हमारा 4 वर्ष भारी पड़ेगा। आज एक एक वर्ग के लोगों को केंद्र बिंदु में रखकर सरकार की योजनाएं लागू होती रही। आज हमारे यहां के गरीब जिनके सर पे छत नहीं था, 8.5 लाख वैसे लोगों की प्रधानमंत्री आवास योजना जो यहां से सारी प्रक्रियाएं पूरी करके राज्य सरकार के द्वारा भेजी गई केंद्र सरकार को, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने प्रोटोकॉल का परवाह नहीं किया। चिट्ठी भी लिखा था केंद्र सरकार। हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री दोनों ने जाकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पास गुहार लगाई, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंगा। तब हम लोगों ने घोषणा की, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया कि हम पूरी तरह से राज्य सरकार के कोष से हम यहां के जो हमारे गरीब हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, उनको हम आवास दिलाने का काम करेंगे। और अबुआ आवास योजना के नाम से हमारी सरकार ने योजना लागू की। और जब सरकार के पदाधिकारी कर्मचारी जब गांव में गए तो सच्चाई और अलग हटकर थी। 20 लाख लोग ऐसे थे, 20 लाख जिनका घर नहीं, जिनके पास आवास नहीं था, जिनके सर पे छत नहीं था। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने, और उन्होंने घोषणा की हम 20 लाख लोगों को 3 कमरों का रसोई घर युक्त हम 2.25 लाख रुपए का आवास देंगे। तो ये होता है, ये जमीनी काम इसको कहा जाता है, और इसके आधार पर हम जनता के बीच जाते हैं। हम लोगों ने सर्वजन पेंशन योजना लागू करने का काम किया। आज कैसी विडंबना थी कि एक समय था कि हमारे ग्रामीण जनता, हमारी 70 साल उम्र हो जाता था, 75 साल उम्र हो जाता था, कोटा आता था पेंशन का। लोग इंतजार करते थे कि फलां की मृत्यु होगी तब मेरा नाम जुड़ेगा। एक दूसरे की मौत का इंतजार करते थे लोग। आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने की संवेदनशीलता, इस राज्य के निर्माण का जो उद्देश्य है उसको ध्यान में रखते हुए सर्वजन पेंशन योजना लागू करने का काम किया। ये जो मास्टर स्ट्रोक पूर्ववर्ती सरकार का था, ये 2024 में कारगर साबित होगा। लगता है कि जनता का प्यार मिलेगा इस मास्टर स्ट्रोक से आप लोग को। हम 400 पार की बात नहीं करते, नहीं, 14 की बात नहीं करते, लेकिन हमें जनता पर भरोसा है और जनता के बीच हम अपने कार्यों को लेकर जाएंगे। जनता से जो वादे हमने किए थे, उन वादों को हम पूरा करने का जो हमने काम किया है, उन मुद्दों पर हम जनता के बीच जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमें स्वीकार करेगी। और आज जो स्थितियां इस राज्य में बनाई गई, किस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बगैर किसी तथ्य के आज जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है, तो वो भी इस राज्य के निर्माता दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं, आदिवासी हैं, युवा हैं। तो सभी वर्ग के लोगों में इसका आक्रोश है और लोग जनता के पास अपने जो मत का अधिकार है वो एक अस्त्र के रूप में जनता उसका इस्तेमाल करती है। और देखेंगे 2024 में इसका इस्तेमाल जनता बखूबी करेगी। और हमें उम्मीद है कि एक एक सीट के लाले पड़ेंगे विपक्ष के लोगों को। आप वादों की बात कर रहे थे मिथिलेश जी। एक वादा पूर्ववर्ती सरकार के आपके मुखिया हेमंत जी ने किया था कि 5 लाख रोजगार हर वर्ष। उस वादों पर जो था वो आप लोग कितना खरा उतर पाए? क्योंकि जो युवा है वो पूछ रहे हैं कि वादा क्या हुआ, रोजगार कहां है। हम इस बात को लेकर भी जाएंगे जनता के बीच। और हमने तो पहले दिन से ही ऐसी नीति बनाने का काम किया था कि जिससे हमारे झारखंड के अधिकांश, मैं कहूंगा कि 90% जो हमारे युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो नियोजित हों। और किसी ने इसका, आम जनता में कोई विरोध नहीं था, पूरे राज्य में किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन ये मंच राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब आई है बात तो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कोर्ट की शरण न्यायालय में गए, इसके विरुद्ध रिट याचिका दायर की और न्यायालय से उसे निरस्त कराया। फिर हम लोगों ने नई नियुक्ति नियमावली जो पुरानी थी
उसको भी उसके आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया हमने शुरू की। तो फिर 60-40 नहीं चल तो आज तक ये बात 60-40 नहीं चल तो ये जनता को, लोगों को, हमारे बेरोजगारों को दिग्भ्रमित करने का जो इनकी नीति थी, उस नीति को इन लोगों ने लागू किया। हमारे विपक्ष के साथी नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उन्होंने भी नहीं दिया, अपने समय में उन्होंने भी नहीं दिया। और जब हमने शुरुआत की, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं, चाहे लाख रोड़े अटकाया जाए, बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं, आंकड़े लेकर मैं नहीं बैठा हूं, लेकिन और मैं वाद विवाद में भी नहीं बैठता हूं, लेकिन इन 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्तियां हुई हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत सारी नियुक्तियां हम लोगों ने की है। हम लोगों ने ये प्रावधान किया है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर के यूनिट जो 10 लोगों को नियुक्त करते हैं, 10 लोगों को अधिकतम, उसमें 75% स्थानीय लोगों को 40,000 तक की नौकरी देने का प्रावधान हम लोगों ने किया है। और इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। जहां ऐसी शिकायत आती है कि किसी भी कोई भी नियोक्ता अगर इसका उल्लंघन कर रहा है, उस पर कार्रवाई करने का भी हम लोगों ने प्रावधान किया है। मिथिलेश जी, ये तो आपकी सरकार की बात हुई। एक बार फिर से हम लोग चुनाव पे ही आ जाते हैं, क्योंकि पूरा जो हमारा कार्यक्रम है चुनाव पे ही फोकस है। जो मोदी जी का जो विजय रथ है, झारखंड में महागठबंधन में आप शामिल है, सबसे आगे हैं, आपके साथ कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, लेफ्ट भी है। तो उस विजय रथ को आप लोग कैसे रोकेंगे? कोई विजन है आप लोग के पास? किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे इस चुनाव में? विजन की बात आप करते हैं तो मैं तो कहूंगा कि जिनके बारे आप कह रहे हैं कि विजय रथ, तो विजय रथ तो हम लोगों ने रोकने का काम भी किया है। और आज जितने उपचुनाव हुए उसमें एक अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सारे उपचुनाव हम लोगों ने जीता है। और कोई ऐसी लहर नहीं है, अब जनता दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है। अब जनता मुद्दों पर वोट करेगी। तो हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। हमारे पास तो इतने मुद्दे हैं कि हम अगर जिस समय जाएंगे तो समय नहीं रहेगा हमारे पास। सारे जो योजनाएं हम लोगों ने लागू की है जनहित में, राज्य की जनता के लिए, हमारे पास समय नहीं रहेगा बताने के लिए। इतनी योजनाएं हम लोगों ने लागू की है। लेकिन तो हम अपने काम पर भरोसा रखते हैं। हमें जनता ने जो जिस उम्मीद से जिम्मेदारी सौंपी है, हम उस जिम्मेदारी को पूरा करने में हम दिन रात लगे रहते हैं। और हम बेवजह की बातों पर, हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। और मुद्दों में कहीं से भी कोई हमारे सामने नहीं टिकेगा, ये हम आपको दावे के साथ। आपने बाई इलेक्शन की बात की, लेकिन बाई इलेक्शन का जो राजनीतिक सियासी मिजाज होता है वो लोकसभा के सियासी मिजाज से तो अलग होता है ना, इसको तो आप मानेंगे ना। बहरहाल मेरा सवाल है अब दुमका को लेकर है। मिथिलेश जी, दुमका में झारखंड के इतिहास में यह पहला मौका है कि सोरेन परिवार से कोई चेहरा बीजेपी के सिंबल पर वहां चुनाव लड़ेगा। कैसे देख रहे हैं दुमका की लड़ाई को? नलिन दा वहां आपके प्रत्याशी सामने है और सामने सीता सोरेन। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति का ही समझिए कि एक ये भी उदाहरण है, फूट डालो राज करो। तो उन्होंने वो अपनी कोशिश में थोड़े समय के लिए कामयाब हुए। हमारी सीता भाभी जी, जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, और वो हमारे देशम गुरु शिबू सोरेन जी की बड़ी बहू, आज भी वही मान सम्मान है घर परिवार में। आज भी परिवार की बात अगर आती है तो आज भी सीता सोरेन जी की बड़ी पुत्री हमारे देशम गुरु शिबू सोरेन जी और उनकी पत्नी रूपी सोरेन जी के आवास पर रहती है। तो परिवार को तोड़ने में थोड़ी बहुत कामयाबी, परिवार के एक सदस्य को अपनी ओर लाकर और उसका राजनीतिक लाभ लेने की जो मंशा भारतीय जनता पार्टी की है, उसमें एक कहे कि तत्कालीन सफलता उन्हें मिली है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग कुछ क्षणिक लाभ के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर गए, बहुत सारे उदाहरण हैं।
और वापस फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए। तो आपको उम्मीद तो है कि इलेक्शन के बाद सीता जी भी वापस आ जाएंगे? निश्चित रूप से हमारी सीता भाभी की भी घर वापसी होगी। आप देखेंगे, आपका चैनल भी रहेगा, हमारा दल भी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की कोई सहानुभूति, किसी तरह का कोई लेना, हमारे कोई तरह का उनसे कहें तो कुछ भी हमारी सीता सोरेन जी से किसी तरह का कोई उनका लगाव नहीं है। वो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपनी ओर उन्हें आकर्षित करने में कामयाब हुए हैं। और 2024 का विधानसभा चुनाव खत्म होते होते वो आकर्षण समाप्त हो जाएगा और सीता भाभी अपने घर वापस आएंगी। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। मिथिलेश जी, जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष, आपके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि जेएमएम अभी संकट में है? बहुत वो सारे पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार भी ये हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी जानते हैं कि आंदोलन की उपज है। जिस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, हमारे देशम गुरु शिबू सोरेन जी हों, विनोद बिहारी महतो जी हों, ए.के. राय साहब हों, कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम अलग राज लेकर यहां इस राज्य पर राज करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे। इस राज्य का निर्माण बहुत बड़े आंदोलन के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद इस राज्य का निर्माण हुआ है। हमारे देशम गुरु शिबू सोरेन जैसे नेताओं को भी बहुत लंबे लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया। बहुत सारे नेता पुलिस की गोलियों के शिकार हुए, लंबे समय तक जेलों में रहे, पुलिस की लाठियां खाई, गोलियां खाई, तब जाकर इस राज्य का निर्माण हुआ। तो आज एक हेमंत सोरेन जी को जेल में बंद करके ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की आवाज को अगर कुंद करने का प्रयास करेंगे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विपत्ति आए, और भी झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ही प्रखर रूप से आगे बढ़कर आया है। और आप देखेंगे कि ये दाव भी उल्टा पड़ेगा। और आज 3.5 करोड़ जनता के मन में उबाल है, और इसका जवाब जनता 24 में जब 24 का लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, जो अपना हथियार जनता का है, अपने मत का प्रयोग करके जनता उसका जवाब देने का काम करेगी। मिथिलेश जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। 14 सीटें झारखंड में, महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, कितना सीटें आप लोगों को मिलने जा रहा है? कितनी सीटें आप लोग को मिलने जा रही है 14 में? तो हम 400 पार वाली बात तो हम करते नहीं है। हम तो जनता के बीच जाते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन ये मुझे भरोसा है, हमारे दल को भरोसा है, गठबंधन को भरोसा है कि जनता के लिए जो हमने जमीनी काम किए हैं, जनता उसका पारितोषिक हमें जरूर देगी। और जो विपक्ष के लोग हैं, उन्हें एक एक सीट के लाले पड़ेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बेहद शुक्रिया मिथिलेश ठाकुर जी, हमारे साथ आपने मंच साझा किया। चुनावी संवाद का आप हिस्सा बने, और हमारा ये चुनावी संवाद का कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेगा। अभी कई और मेहमान जुड़ेंगे और यह कार्यक्रम लगातार इस तरीके से जारी रहने वाला है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय काम करते हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री मिथिलेश ठाकुर जी का बहुत धन्यवाद। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले गेस्ट को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।